हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर सभी कोर्सेज की क्लासेस स्टार्ट हैं। अभी हमारी जो है पॉलिटिकल ऑनर्स के साथ साथ BA प्रोग्राम की क्लास भी स्टार्ट है और हमारी जो है 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। आज जो हम थर्ड यूनिट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि पहला पार्ट जो है पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल वाला वो हम इससे पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम परिचय देखते हैं, इंट्रोडक्शन। देखो, संविधान के जो निर्माता हैं सबको पता है BR अम्बेडकर हैं, भीमराव अम्बेडकर। ओके, तो संविधान को ना भारत के राज्यों का संघ कहा जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसको जो भारत में राज्यों का संघ कहा जाता है। और संविधान निर्माता की मंशा भारत में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करनी थी। उनका मेन मकसद ही संघात्मक एक व्यवस्था स्थापना करनी थी, लेकिन संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये बहुत मतलब देखने वाली बात है, हैरानगी वाली बात है कि इनकी तमन्ना ही संघात्मक एक भारत बनाने की थी, लेकिन पूरे संविधान में संघात्मक शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया है। ठीक है, संघ के स्थान पर राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग शब्द का स्पष्टीकरण देते हुए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि प्रारूप समिति के द्वारा इस शब्द का प्रयोग ये शब्द स्पष्ट करने के लिए किया जाएगा कि भारत एक संघ राज्य है, लेकिन ये संघ राज्य किसी प्रकार से राज्यों के पारस्परिक समझौतों का परिणाम ना होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। ओके, ये बात मैं आपको थोड़ा सा इजी अल्फाज में समझाती हूँ कि उन्होंने प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उन्होंने बोला कि इस शब्द का प्रयोग, संघात्मक शब्द का प्रयोग ये स्पष्ट करने के लिए किया गया था कि भारत मतलब किया जाएगा, अब ये स्पष्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा कि अब जो भारत है वो एक संघ राज्य है, लेकिन ये संघ राज्य किसी प्रकार से राज्यों के पारस्परिक समझौतों का परिणाम ना होने के कारण, मतलब कि इसमें जाहिर है, अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पर बताया कि थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर मतलब भारत के संविधान में संघ शब्द का यूज़ किया ही नहीं गया है। तो इन्होंने ये बोला कि यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन इसको किसी भी प्रकार संघ राज्य किसी प्रकार के पारस्परिक समझौते के परिणाम नहीं होने की वजह से किसी भी राज्य के संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य जो है वो संघ से अलग नहीं होगा, उसको कोई भी अधिकार नहीं है कि वो अलग हो जाए। भले से इसका यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन उसको बिल्कुल भी हम अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, ये था इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण है क्या। सिम्टम्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम। देखो, साफ साफ बात आपको ऊपर समझ में आ गई है कि BR अम्बेडकर ने मेन बात बोली क्या थी। संघात्मक शब्द का प्रयोग हुआ नहीं है, लेकिन वैल्यूज़ की उतनी ही है। सेम यहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से वही वाली बात हो गई है कि मतलब जैसे घर में छोटे बहन भाइयों की वैल्यू होती नहीं है और फिर भी उनको मतलब माना भी उतना ही जाता है कि हाँ जी घर के छोटे हैं, है ना। एक तरीके से ये वाली बात यहाँ पर हो चुकी थी। तो जो आपका जो सबसे पहला सिम्टम है भारतीय संविधान के संघात्मक जो फेडरल सिस्टम है उसमें, वो है संविधान की सर्वोच्चता, पैरामाउंटेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इसमें एक प्रोफेसर डाइसी हैं। प्रोफेसर डाइसी आप लोगों को नहीं, मतलब पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट्स को पता होगा वो कौन है। आप लोग भी उनको सर्च किएगा कि प्रोफेसर डाइसी है कौन। उन्होंने ये बोला था कि एक संघीय राज्य अपना अस्तित्व उस लेख पत्र से करता है जिसके द्वारा उसकी स्थापना हुई है। एक संघीय राज्य जो है ना, एक यूनिट जो वो है, वो अपनी जो स्थापना है वो उस लेख पत्र से करता है जहाँ से मतलब उसको स्थापित किया गया है। जब जाहिर स्थापित किया गया होगा उस लेख पत्र पे सिग्नेचर भी किए गए होंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई होंगी। ठीक है, जो संविधान के लिखित स्वरूप से संघीय मामलों में मतभेद होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जो संविधान, अब देखो ये सब जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा और लिखित में कॉन्स्टिट्यूशन है और कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया है और ना इतना लंबा है। ओके, तो जो संविधान के लिखित स्वरूप से संघीय मामलों में मतभेद होने की संभावनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। साधारण जैसे कानून की तुलना में लिखित संविधान स्थायी होते हैं।
कानून की तुलना में जो लिखित संविधान है वो स्थायी माने जाते हैं। और अमेरिकी संविधान की भांति भारतीय संविधान में ये घोषित नहीं किया गया है कि संविधान सर्वोच्च होगा, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान इस देश का लिखित सर्वोच्च कानून है। अब यार देखो, यहाँ तो कुछ समझना मुश्किल हो रहा है इन लोगों ने किया क्या था कि देखो, संघ शब्द का प्रयोग किया नहीं है उसमें, लेकिन वैल्यू उतनी दी है। और सेम वही यहाँ पर ये बात करिए कि उसको लिखित मतलब सर्वोच्च कानून नहीं बोला गया है, लेकिन उसको कानून को इतना ही ऊंचा माना जाता है, इतना ही सर्वोच्च बनाया जाता है। भाई साहब मतलब समझ से बाहर है। तुमको क्या करा इन लोगों ने, क्या नहीं करा, संविधान तैयार कर दिया। खैर, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश नसीबी है कि आप लोग, हम लोग सब इंडिया में रहते हैं। नहीं तो बाकी कंट्रीज बिल्कुल भी सही नहीं है, कहीं तानाशाह है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। यहाँ आपको आपके राइट्स हैं, आपको हर चीज़ का हक है, बोलने का हक है, वोट देने का हक है, सब चीज़ है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इंडिया में रहते हो। ओके, सो अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, शक्ति का विभाजन, पार्टीशन ऑफ पावर। देखो, पार्टीशन ऑफ पावर में मेनली यही बात इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान में रखी कि एक तरीके से मतलब पावर्स को ना बांट दिया जाता था। तो जो अन्य जो स्थान थे उनकी भांति भारतीय संविधान द्वारा भी संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया। क्योंकि देखो, बाहर ऐसा होता था कि जो इनकी पावर्स होती थी ना स्टेट्स की, वो उनके तानाशाह संभालते थे, तो वो उनके हिसाब से कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। बट अब इन्होंने ऐसा करा कि जो भारतीय संविधान है उसके द्वारा संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। संविधान के इस अंश का निर्माण कनाडा के संघ की प्रेरणा पर आधारित है। जो अब आपको ये तो पता है कि जैसे कि आपको मतलब सबको ये तो पता होगा कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इधर उधर से लिया गया है। ये नहीं कि मतलब इधर उधर से हाथ मार के ले लिया और चेप दिया, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रही। जैसे मतलब अमेरिका से थोड़ा बहुत जो उनकी अच्छी बातें थी, जैसे लोगों के राइट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, ब्राज़ील से, ब्रिटेन से, इधर उधर से लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लिखा गया है, उसके अंदर और चीज़ें ऐड की गई हैं, तब जाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तभी कहते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा लिखित में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का ही है। ठीक है, सो जो संविधान के जो इस अंश का निर्माण कनाडा के संघ की प्रेरणा पर आधारित है, ये जो संघ के बात पर हुआ है ना, ये कनाडा से प्रेरित होकर लिया गया है। मैंने बताया ना अभी आपको कि जैसे अलग अलग जगहों से लिया गया है, वैसे ये वाली चीज़ कनाडा से ली गई है। ओके, सो जैसे एक समवर्ती सूची और जोड़ दी गई जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की देन है, उसमें एक समवर्ती सूची भी जोड़ दी गई जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, शक्ति विभाजन 3 सूचियों के आधार पर किया गया था, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये मैं आपको नॉर्मली वैसे ही बता देती हूँ। ठीक है, तो संघ सूची में 97 विषय होते हैं और ये जो है तीनों सूचियों में सबसे ज़्यादा विशाल होती है। इसका प्रमुख विषय ये होता है जैसे विदेशी कार्य, युद्ध को शांत करना, कोई बहुत बड़ा युद्ध हो जाए या कुछ भी, तो वो सबको शांत करना, भारत का जो रिजर्व बैंक है उसकी देख रेख करना, वो सब। अब राज्य सूची जो है मूल संविधान के अंदर राज्य सूची में सिर्फ 66 विषय रखे गए हैं और ये सेकंड नंबर पे आता है। इसमें है जैसे पुलिस, न्याय, जेल और ये सड़कें वगैरह, एक तरीके से मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम समझ लो, वो वाला। और थर्ड नंबर पे जो आती है समवर्ती सूची आती है, इसके अंदर 47 विषय है और ये सूची सबसे मतलब तीसरे विषय पर रखी गई है। इसका महत्व क्षेत्रीय और संघीय दोनों ही दृष्टियों से है, मतलब दोनों ही दृष्टियों को देखने के लिए रखा गया है। तो इसमें विवाह और ये कारखाने, परिवार, ये सारी योजनाएं वगैरह जो होती हैं वो सब इसमें रखी गई हैं। तो समवर्ती सूची के ये विषय केंद्र हैं जो राज्यों के लिए क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत में रखे गए हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट। देखो, मैं आपको ये डिस्क्राइब करने से पहले एक बार बता देती हूँ। पहले ऐसा होता था जैसे मतलब केसेस होते थे या जो भी होता था, तो जज को या लॉयर को धमका दिया जाता था कि तुम हमारे खिलाफ बोले हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे परिवार के साथ ये कर देंगे, घर जला देंगे वगैरह वगैरह, बहुत ऐसी चीज़ें बोली जाती थी। क्योंकि अक्सर
नोट की होगी ये बात, कोई आम लोगों पे केस नहीं होते हैं, जो होते हैं बहुत हाई फाई लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत भरपूर होता है, वो पैसे का गलत फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसमें ये बात रखी गई कि स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए उनको। फिर उसके बाद ये राइट मिला कि तुम्हें अगर कोई धमकी देता है, तुम्हें उसको पूरा अधिकार है कि तुम उसको बिना किसी केस के या बिना किसी उसके जेल में डाल दो, उसके खिलाफ एफआईआर जारी कर दो, उसके खिलाफ कुछ भी कर दो, लेकिन डरो नहीं। तो एक इन्होंने ये बात बोली कि स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें इनको एक राइट मिला कि इसके अंदर वो किसी को भी अवैधानिक घोषित कर सकते हैं। और मतलब एक तरीके से आपको मैं ये भी बता दूं कि कानून के अंदर इस बात को अवैधानिक ही माना गया है, लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया है। संविधान में नहीं लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय को स्वतंत्र कर दिया जाए, लेकिन फिर भी किया गया है बिकॉज ऑफ ये सारी जो चीज़ें चलती गई वो सब चलती गई। अब देखो, जब सोसाइटी चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, नए नए तरीके की चीज़ें आती रहेंगी, तो जाहिर है चेंजेस भी करने पड़ेंगे, अमेंडमेंट्स बढ़ाने भी पड़ेंगे, लॉज बढ़ाने भी पड़ेंगे, चेंज भी करने पड़ेंगे, सब कुछ होगा। तो उसी वजह से जो पहले ये था कि सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार नहीं है ये सब करने का, तो और संविधान में ये है भी नहीं कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो उन लोगों को ये राइट दिया गया है कि वो ऐसा कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण, जो भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण है उसको देखो। भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया जाए ना, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक, और भारतीय संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व, अंदर का और बाहर का, ठीक है। इन्होंने मेनली यहाँ पर ये बात बोली है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं अंदर के कि अंदर में आता है सबसे पहले एक हरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। देखो, एक हरी नागरिकता में इन्होंने बोला है कि जो संघात्मक संविधानों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, जो संघात्मक वो है ना संविधान, उसमें दोहरी नागरिकताएं पाई जाती हैं। अमेरिका में ऐसा ही है, और भारत में नागरिकों का संबंध संघ से है और राज्यों की अपनी नागरिकता नहीं है। तो सभी भारतीयों को संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट है संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान, सीधी सीधी बात पता लग रही है। संघ जो हैं, जो यूनियंस हैं और जो स्टेट्स हैं, उन दोनों के लिए सेम संविधान कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। देखो, संघ प्रणाली में राज्यों की संविधान संघ के पृथक होते हैं, और भारत में भारत के संविधान के अंतर्गत संघ के संविधान के साथ साथ राज्यों के संविधान भी सम्मिलित किए गए हैं। लेकिन बाहर ऐसा कुछ नहीं है, राज्य के अलग हैं, संघ के अलग हैं। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड जो है बाहरी जो उपस्थित एकात्मक तत्व है, प्रेजेंट जो एकात्मक तत्व है। सबसे पहला है प्रधानमंत्री का करिश्मा की व्यक्तित्व की, मतलब उनका जो इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है ना प्रधानमंत्री की, उसके बारे में कि भारत के प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व बहुत करिश्माती है और प्रभावशाली भी रहा है। जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तित्व वाले इंसान ने भारत को राजनीतिक स्थिरता प्रदान करी, और नेहरू के बाद प्रधानमंत्री पद पर मनुष्य के रूप में सिर्फ श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही कार्य किया। देखो, सिर्फ वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। नेहरू एक ऐसे शख्स थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पॉलिटिक्स में अपनी ईमानदारी दिखाते थे। उन्होंने भारत की स्थिति को आज़ादी के बाद सही करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, जो उनसे होता था वो करते थे। वो लालच में नहीं रहते थे, वो ये कहते थे कि किसी तरीके से भारत सही हो जाए, भारत अच्छा हो जाए। उसके बाद उनकी जो बेटी थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया। ओके, सो ऐसा नहीं है कि मतलब इंदिरा गांधी भी इतनी अच्छी थी, उन्होंने भी काफ़ी आगे वो सब किया था, जो उनको गोली मार दी गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन नेहरू बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे, इसलिए हर मतलब जब भी जिक्र होता है तो हर मोड़ पर यही लिखा जाता है कि नेहरू ने अपनी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी की वजह से भारत को ठीक करा, भारत को उस लेवल तक पहुंचा दिया कि आज जितने भी नंबर पे भारत आता है, मतलब उन देशों से तो ऊपर ही आता है जो हमसे पहले आज़ाद हुए थे या जो भी था। ओके, नेक्स्ट है एक दलीय प्रभुत्व, यूनिफाइड डोमिनेंस।
ठीक है, देखो एक दलीय प्रभुत्व में कहते हैं कि भारत की राजनीति कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती रही है और कांग्रेस की प्रधानता का कारण उनके हाथ में सरकार की शक्ति होना और उनका प्रभावशाली नेतृत्व रहा है। देखो आज़ादी से पहले से और आज़ादी के बाद तक काफ़ी टाइम तक इंदिरा गांधी कांग्रेस की थी, जाहिर है, तो नेहरू से जब तक कांग्रेस ही चल रही थी। शुरू में सबसे पहली पार्टी जो थी कांग्रेस ही थी, वो तो इंदिरा गांधी के टाइम पर पार्टीज बटी थी जिनमें ये कंपटीशन बड़े थे कि हम आगे हम आगे हम आगे, लेकिन नेहरू तक ऐसा नहीं था, सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। तो 1947 से 67 तक जो केंद्र और राज्यों में कांग्रेस दल की सरकार थी और 71 के बाद संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में कांग्रेस दल का एक छत्र शासन स्थापित हो गया था। मतलब ये कहलाता था कि एक तरीके से पूरे भारत में कांग्रेस ही है, कोई और दल का नाम सुनने में आता ही नहीं था। इतना ज़्यादा नेहरू ने अपनी पार्टी को इतने अच्छे लेवल पे पहुंचा दिया था, वो सब लोगों को साथ लेकर चलते थे कि एक तरीके से पूरे भारत में सिर्फ कांग्रेस का नाम सुना जाता था हर जगह और कोई भी पार्टी का नाम नहीं सुना जाता था। अब हम देखते हैं प्रतिस्पर्धा संघवाद का उभरता रूप, जो उसका कॉम्पिटेटिव एक फेडरलिज्म उभर गया था। देखो 14 वित्तीय आयोग के बाद 14 वित्तीय आयोग हुए, फाइनेंशियल कमीशन जो हुए थे वो 14 हुए। उसके बाद सेवा में सुधार लाने के लिए केंद्र और राज्यों की जो भूमिका थी उसमें परिवर्तन किए गए, क्योंकि जाहिर है ये देखो आज़ादी के बाद की ही बात हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमी है वो भी गिर गई थी, नुकसान हुए थे, जान माल का, सब चीज़ों का बहुत बहुत नुकसान हो गए थे, लोगों ने घर खो दिए थे, लोगों ने फैमिलीज खोल दी थी। ठीक है, तो उसके बाद ना इसमें जो ये फाइनेंशियल एक तरीके से उसमें सुधार लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की गई। उसके बाद ये हुआ कि केंद्र को नीतियों में सुधार लाने और संभव बनाने पर केंद्रित करना पड़ा। और क्यों करना पड़ा? क्योंकि देखो ऐसा है, उनको फाइनेंशियली एक तरीके से फाइनेंशियली सेंटर पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ा, ताकि आप उनकी जो हमारी जो ये प्रोसेस चल रहा था, धीरे धीरे हो रहा था सब कुछ, वो अच्छे से हो सके। ओके, सो अनेक बहुत सारी चुनौतियों के बावजूद भी आशा की गई, मतलब एक आशा की गई थी कि हाँ जी ये सही हो सकता है। मेहनत कर रहे थे, लगातार मेहनत हो रही थी कि हाँ जी सही हो सकता है, अब भी सही हो सकता है, अब भी सही हो सकता है, तो सब कुछ ऐसे चल रहा था। तो अब राज्यों में जो थी ना प्रतिस्पर्धा की जो प्रवृत्ति थी बढ़ती जा रही थी कि अब हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, अपनी ये अच्छा कर लें, अपना यूँ अच्छा कर लें, अपना यूँ अच्छा कर लें। तो प्रतिवर्ष राज्यों की जो तुलनात्मक रैंकिंग थी ना, वो रैंकिंग की जाती थी और रैंकिंग के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था, शिक्षा, पर्यावरण, व्यापार, इकोनॉमी, एजुकेशन, इन्वायरमेंट और ट्रेड, इन चीज़ों के द्वारा ही राज्यों को कामकाज का मूल्यांकन किया जाता था। इनके द्वारा ही मूल्यांकन किया जाता था। जाहिर है यही मेन चीज़ है, इनके अलावा और किस चीज़ से करोगे? पॉपुलेशन से तो करने से रहे, पॉपुलेशन में तो कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई ज़्यादा बेवकूफ़ है, कोई मीडियम है, कोई कुछ है, तो किसी का कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए इकोनॉमी से किया जाता था और फिर उसके बाद एजुकेशन के हिसाब से, फिर इन्वायरमेंट, फिर ये। ओके, नेक्स्ट है हमारा केंद्र राज्य संबंधों की जो विशेषताएं थी। सबसे पहली विशेषता है शक्तिशाली केंद्र सरकार, पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट में ये बताया गया है कि जो संविधान निर्माताओं ने केंद्रीय सरकार को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया था, सेंटर जो गवर्नमेंट है उसको, वे किसी भी सूची पर कानून बना सकती है वो, और किसी भी शक्ति का उपभोग कर सकती है, राज्य द्वारा राज्यों पर नियंत्रण कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। इतनी पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये तो आप सबको ही पता होगा, नहीं पता तो जान लो। सेंट्रल पावर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अंडर ही सब कुछ आता है। ओके, नेक्स्ट है सहयोगी संघवाद, कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म। देखो एक है फिलोसफर ग्रेनविल, उन्होंने ये बोला है कि भारत की जो विशेष आवश्यकताएं हैं, अलग अलग जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए संविधान सभा ने एक अलग प्रकार का, अलग तरीके के संघवाद को जन्म दिया और जिसे एच बर्च ने सहयोगी संघवाद की संज्ञा दे दी थी। इस व्यवस्था में संघीय संघवाद जो है वो बहुत शक्तिशाली हो गया और राज्य सरकार भी अपने क्षेत्रों में कमज़ोर नहीं होती है। साथ ही दोनों ही सरकारों ने एक दूसरे पर निर्भरता और व्यवस्था के लक्षण दिखाए थे। ओके, सो ये था आपका पूरा, ये आपका फेडरलिज्म वाला ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। इसके निष्कर्ष में ये बात निकलती है कि जो भारतीय संघवाद है वो सबसे अधिक रहा है और एक तरीके से बहुत वास्ट रहा है। भारतीय संविधान की क्या चीज़ वास्ट नहीं रही है? कोई एक चीज़ बता दो। सभी चीज़ बहुत वास्ट है। जब लिखे जाओगे तो जाहिर है वास्ट ही होगा वो। तो
उसके बहुत रूप देखने को मिले हैं, बहुत अलग अलग तरीके से उसको जज किया गया है, उसकी आलोचना की गई है, उसको बताया गया है। तो उसका निष्कर्ष यही निकला है आखिर में कि इसकी ज़रूरत है भी और इसकी ज़रूरत नहीं भी है। वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोलने वाला बोलता है, कोई ये बोलता है कि ज़रूरत है, कोई बोलता है नहीं है। ओके, सो ये आज का टॉपिक आपका यहीं ख़त्म हो गया है। 20 नवंबर फ्राइडे को हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम चुनावी व्यवस्था पढ़ेंगे। देखिए, चुनावी व्यवस्था जो है 1, 2, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो हम इसको 3 पार्ट्स में ही पढ़ेंगे। ओके, हो सका तो मैं आपको अच्छे से समझाकर इसको थोड़ा इतना अच्छा करवा दूं कि आप आराम से इसके नोट्स बना लो। अब जब आप इसके नोट्स बनाने बैठो तो प्लीज़ स्टूडेंट्स अपनी बुक्स सामने रख कर बैठना, आप तभी नोट्स बना सकते हो, वरना नहीं बना पाओगे। ओके, सो आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।